अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर नवीद हूँ। मुझसे कुछ स्टूडेंट्स पूछने लगे कि सर ये जंग का क्या सीन है। तो मैंने उन्हें अल्लामा इकबाल के शेर का मिसरा पढ़ के सुनाया कि ये नादान गिर गए सजदे में जब वक्त क़याम आया। कहने लगे सर इसका क्या मतलब है। मैंने कहा देखें, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो जो मोमिन है, जो पूरी उम्मत है, वो एक जिस्म की मानद है और जिस्म के एक हिस्से को तकलीफ पहुंचे तो पूरे जिस्म को तकलीफ पहुंचती है। तो जब हमारे खड़े होने का वक्त था, उस वक्त हम सजदों में गिरे पड़े रहे। जब फ़लस्तीन और गजा को तबाह कर दिया गया, जब इराक, शाम, लीबिया, अफगानिस्तान को तबाह कर दिया गया, लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, जेनोसाइड किया गया, नस्ल कुशी की गई, उस वक्त हमारे मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकला और हम खड़े नहीं हुए। तो उनकी मदद तो दूर की बात, हमारे पास उनकी हमदर्दी के लिए भी अल्फाज नहीं थे, और जो उनकी हमदर्दी के लिए अल्फाज उठाता था उसको उठा लिया जाता था। अब जबकि इंडिया में एक फाल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है तो दोनों मालिक जंगों के लिए तैयार हो गए हैं। तो मुझसे पूछने लगे कि सर ये फाल्स फ्लैग ऑपरेशन क्या है। तो मैंने उन्हें कहा कि ये एक जंगी चाल होती है, ये एक हिकमत अमली होती है जो कि नेगेटिव चीज है। कोई भी एक मुल्क जब उसकी ख्वाहिश हो, जब वो इरादा करे या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ मिलकर इरादा करे कि दूसरे मुल्क को तबाह करना है या दूसरे मुल्क के खिलाफ जंग लड़नी है, तो वो फिर अपने ही मुल्क में कोई खुद से ही कोई एक हमला करवा देते हैं, बंदे मरवा देते हैं, धमाके करवा देते हैं, ताकि उसका इल्ज़ाम दूसरे मुल्क पर डाला जा सके और उसके बाद जंग की वजह बनाई जा सके। तो मुझसे पूछने लगे सर वो ऐसा क्यों करेंगे। तो मैंने कहा देखें, दो तीन चीज़ें लिंक कर रही हैं इस वक्त। सबसे पहली बात कि फ़लस्तीन और गजा में जो मज़ालिम हुए हैं और तबाह कर दिया गया उसको, उससे हमारी तवज्जो हटाने के लिए इसराइल की और इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की इंडिया के साथ मिलकर ये हिकमत अमली हो सकती है। दूसरी बात यह कि इंडिया में इलेक्शंस आ रहे हैं और जितने भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स होते हैं, मैं उनको लीडर्स नहीं मानता, ये सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी सियासत को तूल देने के लिए या इलेक्शन जीतने के लिए जो अपनी कौम के अंदर जो एक्सट्रीमिस्ट होते हैं उनको उभारने के लिए, उनके जज्बात को उभारने के लिए ऐसे हथकंडे अख्तियार करते हैं, हिंदुइज्म या मुस्लिमिज्म का प्रचार करके। तो ये एक रीजन है। और तीसरी बात मैंने कहा कि दोनों ममालिक बेवकूफ़ हैं। दुनिया की 20% आबादी इन दो ममालिक के अंदर रहती है और दुनिया जो है वो इनको असलहा बेचती रहती है और ये असलहा खरीदते रहते हैं और खरबों रुपए का असलहा इकट्ठे करके इन्होंने रखा हुआ है जो कि नुकसानदेह हो सकता है। इन्होंने वर्ल्ड वार 1 से कुछ नहीं सीखा, जिसमें 2-3 करोड़ लोग मारे गए और बिल आखिर फैसला मुज़ाकरात की टेबल पे हुआ, वर्साय मुआहदे के तहत सुलह हुई। इसके बाद वर्ल्ड वार 2 हुई, उसमें तकरीबन 7-8 करोड़ लोग मारे गए, पूरा यूरोप तबाह हो गया और बिल आखिर अक़वाम मुत्तहिदा की शक्ल में एक जो है वो यूनाइटेड नेशंस एक सामने आई। यानी कि बाद में मुज़ाकराती मेज़ पे ही फैसले होते रहे कि नेक्स्ट ऐसा नहीं होगा। अब वो सारे ममालिक सियाने हो गए हैं, वो एक दूसरे से नहीं लड़ते। अगर लड़ते भी हैं तो प्रॉक्सी वार और कोल्ड वार खेलते हैं, दूसरे ममालिक में लड़ते हैं। अफगानिस्तान में लड़ेंगे 9/11 के नाम पे, पाकिस्तान में लड़ेंगे, वो यूक्रेन में लड़ेंगे, वो इराक में, लीबिया में और शाम में रहकर लड़ेंगे। जो यूरोप तबाह हो गया था, अब यूरोपियन यूनियन बन चुका है और उनके जो 28-29 ममालिक हैं उनके बॉर्डर्स ही नहीं हैं और वहां पे कोई जंग नहीं हो रही और वो बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन हमें असलहा बेच रहे हैं और हम बेवकूफ़ हैं, हम उनसे असलहा लिए जा रहे हैं और आपस में फौजें बढ़ाए जा रहे हैं। और हमारी तालीम और मईशत का हाल ये है कि दोनों ममालिक में इंतहाई गुर्बत है, स्कूलों को बेचा जा रहा है, अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, लेकिन जो असलहा है उसके अंबार बढ़ाए जा रहे हैं। खुदारा इनको होश के नाखून लेना होंगे। तो मुझसे स्टूडेंट्स पूछने लगे कि सर अगर जंग हो भी जाती है तो कौन जीतेगा। हमने सुना है कि पाकिस्तान के पास एटम बम की तादाद ज्यादा है। मैंने कहा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि पहली और दूसरी जंग मैं देख चुका हूँ, तीसरी जंग का मुझे नहीं पता, लेकिन चौथी जंग का मुझे पता है कि वो पत्थरों से लड़ी जाएगी। तो लोग सोचते थे कि ये क्या कह रहे हैं। आज समझ आती है कि वो सही कह गए थे, क्योंकि एटम बम बनना शुरू हो गए थे और उनको ये अंदाजा था कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, राख बन जाएगी और उसके बाद से पत्थर ही बचेंगे और उससे अगली जंग जो होगी वो फिर पत्थरों से लड़ी जाएगी। जबकि इन तमाम को पता है कि जंग कभी भी मसले का हल नहीं होता, आपको मुज़ाकरात की मेज पे आना होता है। फर्ज करें कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो जाती है, जो कि नहीं होगी, कभी नहीं होगी इंशाल्लाह। अगर हो जाती है और ये एटम बम एक दूसरे में मार देते हैं तो मुझे बताएं कि उसके बाद क्या बचेगा। करोड़ों लोग मारे जाएंगे और बिल आखिर बाद में फिर आपको टेबल पे आना होगा। और टेबल पे कौन आएंगे? दोनों ममालिक के इंटेलेक्चुअल तबाह हो चुके होंगे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर सारे मारे जा चुके होंगे। तो बाकी चंद एक लोग जो बचेंगे वो फैसले करेंगे और अगली नस्लें फिर 400 साल के बाद जाके तरक्की की राह पे गामजन होगी और फिर वही सोचेंगी जो यूरोप आज सोच रहा है। तो मुझसे वो इसरारन पूछने लगे कि अगर ये जंग होती भी है किसी हद तक तो कौन जीतेगा। तो मैंने उन्हें अजीम लीडर रोजवेल्ट का कौल बताया कि जंग में कोई फाते नहीं होता, या लोग मर जाते हैं या गरीब ज़दा और कैंसर ज़दा लोग बच जाते हैं। और कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जंगों में कोई फाते नहीं होता, जंगें सिर्फ कब्रों की तादाद बढ़ा देती हैं।
برٹرینڈ رسل نے کہا تھا جنگ انسانی عقل کی سب سے بڑی ناکامی ہے، یہ دلیل کی موت ہے اور پاگل پن کی جیت ہے۔ اور میں نے بچوں سے کہا کہ بیٹا جب عقل سو جاتی ہے تو توپیں بولتی ہیں، اور جب انصاف مر جائے تو جنگیں جنم لیتی ہیں۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔